Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the early kingdoms. And before starting the chapter we have to know some important terms like what do you mean by kingdom? Kingdom, a state with a hereditary ruler, and republic, a state with a ruler elected by the people. Janpad, a small state in the Buddhist times, and Mahajanpad, bigger state comprising of several janpads. Shrenis, guilds of craftsmen, merchants, etc. Oligarchy, that is a rule of chosen few, and Gan means a republic. Now let's start the chapter. Around 2600 years ago, some kingdoms came up in the Ganga Valley. Each had a well-defined territory and government. Some of these kingdoms later grew into strong and powerful empires. The later Vedic, Buddhist and Jain literature are our main sources of information about this period. Besides these, archaeological sources from excavations carried out at ancient sites like Patliputra, Kashi, etc. also provide additional information. चैप्टर का नाम है द अर्ली किंगडम्स, यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो 2600 ईयर्स एगो जो किंगडम थे. ठीक है, तो गंगा वैली में कुछ किंगडम उस टाइम पर आए थे जिनकी अपनी टेरिटरी थी, अपनी गवर्नमेंट थी, और कुछ किंगडम जो उनमें से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, काफ़ी पावरफुल थे, तो एक उन्होंने अपना पावरफुल एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया. ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर या फिर लेटर वैदिक जो टेक्स्ट है हमारे उनमें लिखा हुआ है. उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि जब हमने एक्सकवेशन की है, हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्हें जो डिग करके अर्थ के अंडर जो मिला उनसे हमें पता लगता है कि उस टाइम जो हैं काफ़ी पावरफुल किंगडम भी थे. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जनपद एंड महाजनपद. जनपद जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, पद यानी लोग, जन मतलब लोग, पद मतलब ग्रुप. ओके, सो द एंड ऑफ द वैदिक एज वाज मार्क्ड बाय मैनी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल changes in northern India. The Aryans had extended their influence from Punjab to Bihar and made permanent settlements. उस टाइम जनपद हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक एज से. ठीक है, तो उस टाइम आर्यंस आए थे. ठीक है, आर्यंस जो लोग थे इंडिया में आए थे, उन्होंने पूरा पंजाब जो है, पंजाब से लेकर बिहार तक पूरा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था और अपनी परमानेंट सेटलमेंट बना ली थी. The tribal structure of Vedic society was breaking up. Regionalism was growing with an increase in population. और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे रीजनलिज्म बढ़ता जा रहा था. मतलब ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, इस तरीके से. Growth in trade, use of coins and rise of towns and cities dominated the economic life of the people. Territories now came to be identified by the names of ruling tribes or group of tribes. For example, Kamboj, Kuru, Panchala, etc. Such territories were called janpads. अब क्या लोग वहाँ के कैसे जानते थे? जो ग्रुप होता था, जो एरिया होता था, वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रूलिंग ग्रुप होता था या रूलिंग ट्राइब होती थी, उसके नाम से वो शहर जो है, वो एरिया जो है वो फेमस होने लगा. जैसे कि कंबोज, कुरु, पंचाला, ये सारे क्या हैं? ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ट्राइब्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ ट्राइब्स हैं. तो इनके नाम से ही वो टेरिटरीज जो थी वो फेमस होने लगी और उन टेरिटरीज को क्या नाम दिया गया? जनपद्स. ओके, तो अब हर तरीके से एरिया वाइज जो है, हर तरीके से अलग अलग ग्रुप जो है उन्होंने अपनी परमानेंट सेटलमेंट बना ली थी जिनको हमने जनपद कहा है. अब ऐसा तो नहीं हो सकता अगर 20 जनपद हैं तो 20 के 20 स्ट्रॉन्ग होंगे. तो ऐसे क्या था, कुछ जनपद में से कुछ जो जनपद थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थे. ठीक है, तो उनको हमने नाम दिया महाजनपद. Like with passage of time, various janpads fought with and conquered the neighboring kingdoms and formed in the Mahajanpads, larger and more powerful janpad. अब जनपद जो है एक दूसरे को बेहतरीन दिखाने के लिए आपस में फाइट करने लगे, एक दूसरे को कॉन्क्यूर करने लगे और उनका एरिया जो है वो एनेक्स करने लगे. इस तरीके से उन्होंने अपना एरिया जो जीत जाता था उनका एरिया बड़ा हो जाता था, राइट, और वो पावरफुल भी होते थे. तो इसलिए वो जनपद जो है वो महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता था. Before the birth of Buddha, around 600 BC, there was 16 महाजनपद्स in northern India. और उस टाइम पर कितने महाजनपद थे टोटल? 16. कौन कौन से? फर्स्ट है अंगा.
It includes the modern districts of Bhagalpur and Munger in Bihar. Its capital was Champa. Next है Magdha. It includes the present districts of Patna and Gaya in Bihar. Its capital was Girivraj, modern Rajgriha. And next है काशी. काशी भी एक महाजनपद था. एंड इस तरीके से हमारे पास टोटल 16 महाजनपद थे. नेक्स्ट है कोशाला. ये देखो आप, द जनपद अराउंड, महाजनपद अराउंड 600 BC. इसमें आपके सारे जितने भी महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, वो लोकेट किए हुए हैं. कहाँ कहाँ पर थे, तो ये आपको लर्न भी होने चाहिए. अब फोर्थ था कोशाला. कोशाला जो अवध रीजन में है उत्तर प्रदेश में. इट्स बाउंड्रीज एक्सटेंडेड अप टू गंडक रिवर इन द ईस्ट एंड पंचाला दैट इज बरेली इन द वेस्ट एंड द साल रिवर इन द साउथ एंड द फुटहिल्स ऑफ नेपाल इन द नॉर्थ. तो ये आपका था कोशाला. उसके बाद है वत्सा. इट इंक्लूड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश. इट्स कैपिटल वाज कौशाम्बी. सूरसेना. इट include the modern district of Mathura in उत्तर प्रदेश. Its capital was मथुरा. पंचाला, ठीक है, जो रोहिलखंड उत्तर प्रदेश में जो एरिया है उसको पंचाला के नाम से जाना जाता था. कुरु. It was an renowned kingdom which include the present Meerut district, Delhi and southeastern Haryana. उसके बाद है मत्स्या. इट comprised of modern जयपुर इन राजस्थान. Its capital was at वीरतनगर. उसके बाद है चेडी, अवंती, अश्म्यक्रा, वाजी, माला. इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट. इंटरेस्टिंग फैक्ट में लिखा है एरिस्टोटल द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इन अ साइंटिफिक वे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रूलर. ही डिवाइडेड द स्टेट्स इनटू, क्या किया एरिस्टोटल ने, जो स्टेट हैं उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है. मोनार्की दैट इज अ रूल बाय वन मैन और वन किंग. मोनार्की होता है जिसमें एक राजा जो है वो रूल करता है. एरिस्टोक्रेसी और वी कैन से ओलियोग्राफी दैट इज रूल्ड बाय अ फ्यू, कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो रूल करता है. एंड थर्ड जो है पॉलिटी और डेमोक्रेसी, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो कुछ लोग वोटिंग करते हैं और वो अपना लीडर चूज करते हैं, फिर वो उनके ऊपर रूल करता है. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने 3 लेवल में डिवाइड किया था. अब नेक्स्ट है महाजनपद दैट इज गांधारा, कंबोज. इस तरीके से टोटल हमारे पास 16 महाजनपद थे. While some of these kingdoms were monarchies ruled by the king, other were democratic republic known as Gans, and these republic were ruled by elected representative of the people. All the states fought with each other, where the powerful state conquered the weaker ones. तो आपस में महाजनपद जो थे इनके बीच में भी हमेशा फाइट होती रहती थी. ठीक है, वॉर होती रहती थी. जो पावरफुल स्टेट होती थी वो जीत जाती थी. As a result, 4 important kingdoms arose and became the most powerful state. अब 16 महाजनपद जो हैं इनमें से 4 किंगडम जो थे वो और भी पावरफुल स्टेट के रूप में सामने आए, जैसे कि वत्स, सेकंड है अवंती, कोशाला, मगधा. तो इन चारों की लोकेशन भी आपको इंडिया के मैप पर लोकेट करना आना चाहिए. आपको कहाँ इनकी लोकेशन है और इनके बारे में भी आपको अच्छे से रीड करना है. Besides the mentioned Mahajanpad in northern India, there were several other states, mostly in the foothill of the Himalayas. These states were republics. For example, the Shakya with its capital Kapilvastu and Kalia of Ramgram and Bhaga and Moria. तो ये भी क्या थी आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी. नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन महाजनपद. महाजनपद में क्या गवर्नमेंट कैसे थी, कैसे लोगों के ऊपर रूल किया जाता था, कैसे किंगशिप थी. 2 सिस्टम थे इसमें. फर्स्ट है मोनार्की, सेकंड है रिपब्लिक. मोनार्की में क्या था, एक जो स्ट्रॉन्ग मैन होता था, ठीक है, वो किंग होता था और उसकी किंगशिप जो है उसके बेटे को मिल जाती थी. सो द किंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फिगर इन द गवर्नमेंट. ही वाज कंसिडर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजन. और वही पूरी सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था और अपने धर्म को बचाने के लिए भी किंग जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता था. किसमें, मोनार्की सिस्टम में. ठीक है. So the Brahman priest helped him to frame laws and regulations to maintain social and political order. और किंग की हेल्प करते थे ब्राह्मण अलग अलग रूल बनाने के लिए या लॉज बनाने के लिए, और कैसे समाज में कैसे सोशल एंड पॉलिटिकल कैसे मेंटेन करना है, पीस कैसे मेंटेन करना है, तो उसमें ब्राह्मण हेल्प करते थे. Thus the पुरोहित was also important in a monarchy. तो मोनार्की में हम कह सकते हैं किंग के साथ साथ जो पुरोहित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो राजा के सलाहकार होते थे, वो भी इंपॉर्टेंट थे.
The council of ministers called Amatsya helped the king to administer the state. सेकेंड है आपकी रिपब्लिक. रिपब्लिक जैसे कि पाली लिटरेचर से हमें पता लगा है, देयर वर अबाउट 10 रिपब्लिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा. कपिलवस्तु, वैशाली, पावा, माला, वेद्या एटसेट्रा वर सम ऑफ देम. The executive head of the republic was called the Raja, who was chosen by the people. जिसको लोग चूज करते थे, ठीक है, उसको क्या कहते थे? एग्जीक्यूटिव हेड को राजा कहते थे. He was responsible to the people. Important matters were discussed by the assemblies, whose members were also chosen by the people. Some historians call these ancient Indian republic or oligarchies, that is the rule of a chosen few, as only the Kshatriya were represented in the assembly. Only they owned the land एंड हेल्प द पॉलिटिकल पावर. ठीक है, तो इसमें आपने देखा, इसमें क्या है? किंगशिप है. राजा का जो बेटा है वही राजा बनता है, हेरिडेटरी किंगशिप है. और रिपब्लिक में जो लोग होते थे वो अपने एग्जीक्यूटिव हेड को चूज करते थे, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था और लगता था कि ये अपने ग्रुप की जो है टेक केयर कर सकता है, उसको किंग बनाया जाता था. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द किंगडम एंड रिपब्लिक. एक किंगडम में और एक रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है? अभी आप कह सकते हो इन दोनों का ही डिफरेंस आप पढ़ोगे. फर्स्ट पॉइंट है, the kingdom often had a despotic ruler while the republics had a democratic setup. एक किंगडम जो होता है उसमें एक डेस्पोटिक रूलर हो सकता है. डेस्पोटिक रूलर क्या होता है? मतलब वो कैपेबल नहीं है लेकिन राजा का बेटा है, फिर भी उसको राजा बनाया जाएगा. लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता. रिपब्लिक में डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, लोग चूज करते हैं कि हमारा किंग कौन बनेगा, हमारा हेड कौन बनेगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है? The kingship was hereditary, while the head of a state in a republic was chosen by the people. This you already know. Third point है, in a kingdom the king was the lawmaker, whereas in a republic it was the sabha or the assembly of people which framed the law. किंगडम में क्या होता है? किंग जो है वो सबके लिए लॉ बनाता है पुरोहित की हेल्प से. ठीक है. लेकिन जो रिपब्लिक होती है उसमें रूल कौन बनाता है? सभा, यानी कि असेंबली, लोगों का ग्रुप जो है वो लॉ को फ्रेम करता है कि उनके ग्रुप के लिए कौन से लॉ अच्छे रहेंगे. नेक्स्ट है, इन अ किंगडम द किंग यूज्ड हिज अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज फॉर हिज पर्सनल यूज, बट इन अ रिपब्लिक द अथॉरिटी वाज एक्सरसाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. किंगडम में राजा जो है वो अपने वेलफेयर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए रिसोर्सेज और अथॉरिटी को यूज़ कर सकता है. लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारी पावर जो है लोगों के हाथ में होती है और लोगों के वेलफेयर के लिए ही वो अथॉरिटी की जाती है. नेक्स्ट है, इन अ रिपब्लिक द पीपल could change their ruler as and when they desired, but in a kingdom the people had no such authority. रिपब्लिक में अगर लोगों को लगता है, अगर सभा को लगता है कि हमें राजा को चेंज करना है, ये राजा हमारे लिए ठीक नहीं है, तो जब उनकी मर्जी हो वो राजा को चेंज कर सकते हैं. लेकिन किंगशिप में ऐसा नहीं होता, लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती. नाउ Here is a case study of मगधा. मगधा जो एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. यानी इसमें है हर्यंका डायनेस्टी. Imperialism arose in the time of Janpads. Magdha emerged as the most powerful kingdom. The first famous monarch of Magdha was Bimbisara, who belonged to the Harappa dynasty. और सबसे पहले जो किंग था मगधा का, कौन बना था? बिम्बिसार. ठीक है. And he ascended the throne in 547 BC and ruled over Magdha for 52 years. तो कितना strong king था? 52 years तक जिसने रूल किया. He was a contemporary of Buddha and Mahavira. He was an ambitious and shrewd king who extended his territories by conquest and matrimonial alliances with Koshala, Vaishali and Madra. वो एक क्या था? एक anxious king था, ambitious king था. ठीक है, जो अपने टेरिटरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, या तो वॉर के जरिए, ठीक है, कॉन्क्यूर करके, जीत करके पास के जो नेबरहुड किंगडम थे उनको अपने साथ मिलाकर, या फिर मैट्रिमोनियल अलायंस से, यानी वहाँ पर शादी करके और फिर उस किंगशिप को ले लेना. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना एम्पायर बहुत बड़ा कर रखा था. He conquered Anga and extended his empire to the Rivine port of Champa, an important trade center. Bimbisara set up a strong administrative system. The kingdom had about 80,000 villages, all of whom were ruled by their own assemblies, headed by ग्रामिकास. अब बिम्बिसार ने इतने टाइम रूल किया है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था? काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव था, तभी वो इतने टाइम रूल कर पाया. राइट.
जो किंगडम था उसमें बहुत सारे गांव थे, हर एक गांव को जो असेंबली होती थी गांव की वो रूल करती थी, ठीक है, और गांव का एक हेड होता था जिसको ग्रामिका कहते थे। एंड he encouraged trade and industry. He built many roads and bridges over rivers to connect town and villages, and he was the first Indian king who brought a large part of India under a single political control. His capital was Rajgir near Patna. He was jailed by his ambitious son Ajastru, और उसके खुद के बेटे ने ही राजा बनने के लिए उनको जेल में डाल दिया था। और बिंबिसार एक ऐसे किंग रहे हैं हिस्ट्री के जिसके अंडर में काफ़ी पॉलिटिकल एरिया जो है अकेले एक किंग के कंट्रोल में रहा हो। अजातशत्रु जो उनका बेटा था, ठीक है, अजातशत्रु रूल्ड फॉर अबाउट 32 ईयर्स। उसके बाद अजातशत्रु ने 32 साल तक रूल किया। एंड ही वॉज एन ओवर एम्बिशियस किंग एंड डिड नॉट केयर फॉर इवन रिलेशंस। ही डिफीटेड एंड कॉन्क्यूर्ड कोशाला, काशी एंड वैशाली। ही बिल्ट अ फोर्ट इन द विलेज ऑफ पटलीग्राम ऑन द confluence of Ganga and Son river. This village later grew into Patliputra, modern Patna. उसके बाद नेक्स्ट है नंदा डायनेस्टी। अब अजातशत्रु के बाद नेक्स्ट नंदा डायनेस्टी आई। द लास्ट रूलर ऑफ द हरांक्य डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन इन 414 BC by Shishunaga. During his reign, the capital was shifted from Rajgriha to Patliputra. Mahanadin, the last ruler of the Shishunaga dynasty, was overthrown by the Nandas. ठीक है, तो अब हरिणिका डायनेस्टी के बाद शिशुनागा डायनेस्टी आई, उसके बाद नंदाज आए। एंड महापद्मानंदा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल किंग था महापद्मानंदा। ओके, he captured large area of the Deccan and Kalinga and expanded his empire up to Kuru region. Thus the entire Gangetic Valley came under his control. The Nandas had a large army and an effective government. Patliputra soon became a famous political, economic and educational center. क्या causes थे, ठीक है, क्या कारण थे जिसके कारण मगधा एम्पायर जो है एक महाजनपद बना और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन के सामने आया? फर्स्ट है एम्बिशियस रूलर। जितने भी रूलर रहे मगधा में वो काफ़ी एम्बिशियस थे, वो अपनी टेरिटरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे बाय मिलिट्री कॉन्क्यूस्ट और बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस। सेकंड, फर्टाइल एंड प्रोस्पेरस लैंड। वहाँ की जो मगधा की जो लैंड है, ठीक है, गंगा प्लेन्स हैं वो तो काफ़ी फर्टाइल है जिसमें खेती करना बहुत ईजी है, तो काफ़ी प्रोस्पेरस है जिससे किंग जो थे वो काफ़ी हेल्दी, उनके पास काफ़ी वेल्थ थी, ठीक है, और हेल्दी इकॉनमी थी। नेक्स्ट है रिच नेचुरल रिसोर्सेज। मगधा हैड वास्ट iron ore deposits which contributed to the growth of industry and weapons for warfare. उसके बाद है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ कैपिटल सिटीज़, और इसकी जो लोकेशन थी वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक थी। जैसे राजगृह द फॉर्मर कैपिटल ऑफ द मगधा एम्पायर वो सराउंडेड बाय 5 hills and hence एम्पेंगल एंड द न्यू कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र अ ट्रू वाटरफोर्ड। तो दुश्मन जो है वो उस पर हमला करने से पहले काफ़ी सोचते थे, तो इसकी लोकेशन ऐसी थी मगधा की। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ ट्रेड। Roads and rivers provided easy transport facility for the growth of trade, and the Magdha rulers gained immensely from the brisk trade. नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सेस। टैक्सेशन सिस्टम जो था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था टू मीट द मिलिट्री एक्सपेंसेस एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ वेल ट्रेन्ड एंड सैलरीड सोल्जर्स। फार्मर जो थे उनको पे करना होता था टैक्स, जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/6। उसके अलावा जो भी आर्टिशंस थे, क्राफ्टमैन थे या मर्चेंट थे, उनको भी टैक्स पे करना होता था। रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस वॉज ऑल्सो यूज टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ रॉयल फैमिलीज ऑल्सो। एंड विलेजेस ऑर्गेनाइजेशन, विलेज जो थे वो वेल ऑर्गेनाइज थे क्योंकि बहुत सारे गांव थे, ठीक है। विलेज जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट थी एंड जो लैंड थी वो टिल्ट करते थे हायर्ड लेबर्स। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस वाज टेकन केयर बाय द हेडमैन हु एंजॉयड कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस एंड एक्सेस टू द किंग, ठीक है। तो गांव को कौन रूल करता था, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता था, हेडमैन देखते थे, जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ होता था, किंग के साथ होता था। He assessed and collect taxes from the villages and maintained law and order, and the king often gave villages free to Brahman। और ज़्यादातर किंग जो हैं वो ब्राह्मण जो होते थे उनको गांव को एडमिनिस्टर करने के लिए देते थे, यानी ब्राह्मण को हेडमैन बनाते थे। नेक्स्ट है क्राफ्ट।
देयर वॉज स्पेशलाइजेशन इन वेरियस क्राफ्ट जैसे कि वूल, मेटल, स्टोन ज्वेलरी एट्सेट्रा. नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स. The craftsmen sold their goods to traders. Credit transactions were common. Farm produce was also sold by traders. Money was newly introduced and silver and copper coins were easy to carry. Merchandise was taken to distant places like Takshila and to the ports of the west coast like Brigurcha, that is Broch, and trade was carried on with countries like Swarnbhumi, that is Myanmar, and Baveru, that is Babylon. तो ट्रेड और कॉमर्स जो है वो काफ़ी अच्छे थे उस टाइम पर. राइज ऑफ सिटीज़. जैसे जैसे गांव की पॉपुलेशन बढ़ती गई तो लोग शहरों की तरफ शहर बनाने लगे, सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे जो ट्रेडर होते थे. सो बिग विलेजेस टर्न इनटू टाउन एंड सिटीज़. मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. बिटवीन 600 BC टू 300 BC एटलीस्ट 60 टाउन्स जो हैं या सिटीज़ जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में अमर्ज हुए. नेक्स्ट है सोशल लाइफ ऑफ द पीपल. Society was rigidly divided into 4 main castes, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ठीक है, तो 4 कास्ट में उस टाइम सोसाइटी को डिवाइड किया गया था और ये हेरिडिटरी होती थी, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ओके, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, और इनके जो ऑक्यूपेशन थे कास्ट वाइज वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे. एंड उस टाइम अनटचेबिलिटी जो थी, दैट इज इंटरकास्ट मैरिज, वो भी अलाउड नहीं थी और अनटचेबिलिटी जो थी वो काफ़ी थी. द लाइफ ऑफ द पीपल वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द लेटर Vedic age. The merchants and craftsmen adopted their hereditary profession. They formed their shranis. Shranis होते हैं group of merchants. Okay, so which came to be regarded as caste. And ब्राह्मण जो थे वो high society position deserve करते थे. Women जो थे उनको कोई भी high status नहीं मिला था. Women did not enjoy their earlier status and they could not inherit property and polygamy was prevalent in the society. Widow remarriage थी वो भी काफ़ी rare होती थी. Besides the 4 main castes, several other castes were coming up. There was no intermingling between different classes. यानी क्लास सोसाइटी डिफरेंस जो है, क्लास डिफरेंस उस टाइम पर काफ़ी था. रिलीजन. People followed Vedic religion. Religious rites had complicated and expensive. Animal sacrifice जो है वो किए जाते थे भगवान को खुश करने के लिए. ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ करते थे. Religious rites जो थे वो परफॉर्म करते थे. And many thinkers felt dissatisfied with the existing religious practices and they gave up their worldly life and meditate to seek enlightenment. It gave rise to nearly 62 religious sects. और बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे थिंकर जो थे वो इन रीति रिवाजों से, इस धर्म से खुश नहीं थे, जिन्होंने अपनी वर्ल्डली लाइफ को त्याग दिया और इस तरीके से नए छोटे छोटे नए रिलीजियस ग्रुप जो हैं वो सामने आए. नेक्स्ट है वाजी कॉन्फेडरेसी. The Varji or Vaji formed a confederacy of 8 different Ganas, republics, which existed in the northern part of modern Bihar. वाजी ने क्या बनाया, 8 different गन जो हैं वो एक साथ जुड़ के एक कॉन्फेडरेसी बनाई. It comprised of Vedha, Lichachwi and Jantirka Ganas. Mithila was the capital of the Vedha, which became the central of political and cultural life of northern India in the times of King Janak. Vaishali was the capital of Lichachwi as well as the entire Vaji confederacy. It was located in the present district of Muzaffarpur in Bihar and was a prosperous city. It had many gateways, towns, towers, parks, sports complexes and high-rise buildings. Both Lichachwi and Vaji confederacy were powerful states. It existed in the time of Mahavira and Gautam Buddha as well. Due to their mutual conflict, distrust and lack of unity, the state of the Vaji could not face the rising power of the Magdha and finally Ajashtru of the Magdha annexed it. Vaji जो है वो काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट महाजनपद था, ठीक है, लेकिन उनमें आपस में ही इतनी कॉन्फेडरेसी चलती रहती थी, इतनी ज़्यादा फाइट चलती रहती थी, जिसका फ़ायदा किसने उठाया, मगधा का जो प्रिंस था, मगधा का जो किंग था अजाशत्रु ने, और उन्होंने उनको कॉन्क्यूर कर लिया. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट टू द लिचचवी वॉज देयर फेथ इन द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. और यहाँ का वाजी का मेन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या रहा है कि इन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड थी.
उसके अलावा द लिच्छवी मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन द कल्चरल फील्ड ऑल्सो एंड दे वर ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड दे बिल्ड सेवरल चैत्य एंड विहार्स एंड लेड ब्यूटिफुल गार्डन. सो दिस इज द चैप्टर बच्चे. जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. By the end of the Vedic age, many socio-economic and political changes had occurred in northern India. Territories called Janpads were identified by the names of ruling tribes. Around 600 BC, there was 16 Mahajanpads in northern India, mostly ruled by kings. And some Janpads were monarchies, while others were democratic republics called Gansanghas. Magdha emerged as the most powerful kingdom. Bimbisar was the founder of the Haryanka dynasty in Magdha. Mahanandin, the last Shishunaga ruler, was overthrown by the Nandas, and Mahapadma Nanda was the most powerful Nanda ruler. Monarchy and republic were the two forms of the government during the age of Mahajanpads, and taxes were collected to run the government and for welfare measures. Several crowds and their guilds were developed. Money was introduced for trade. Many towns and cities grew up. Society was rigidly divided into castes, which became hereditary, and position of women deteriorated, and several vices crept into the society. People followed Vedic religion, but rites and rituals became complicated and expensive. Brahmins and priests gained prominence. Varji or Vaji was a confederacy of 8 Gans republics located in northern Bihar. Mithila was the capital of Vedha, while Vaishali was the capital of Lichachvis and the entire Vaji confederacy. Lichachvi and the Vaji were powerful states in the times of Lord Mahavira and Gautam Buddha. The Lichachvis made great advancement in cultural field. They built chaityas and vihars. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.